तो दोस्तों आज हो गई है 30 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए दिखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, पीयूष जैन को अखिलेश यादव का करीबी बता रहा था गोदी मीडिया भाजपा का करीबी निकला तो खबर ही गायब कर दी गई। आप लोगों को बताते चले, गजब देश है, गजब मीडिया है, जिसका अखिलेश यादव से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उसे उनका करीबी बता करके नोटों की तस्वीरें वायरल कर दी गई। अखबार और टीवी आईटी सेल बन गए, संपादक ट्रोल बन गए और झूठ फैला डाला। जैसे ही पता चला कि पीयूष जैन भाजपा का करीबी है, टीवी से खबर अचानक गायब है, ये कहना है रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का। दरअसल आप लोगों को बताते चले, डीजीजीआई की अब तक की जांच से यह साफ हो गया है कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन का सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी से कोई भी संबंध नहीं है। दोनों एक तरह का कारोबार जरूर करते हैं, लेकिन अलग अलग। और वहीं इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने पीयूष जैन के यहां से बरामद नकदी को उनकी कंपनी का टर्नओवर मान लिया है। इस बात की पुष्टि डीजीजीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों से हुई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि पेनाल्टी देकर के ही छूट सकता है पीयूष जैन। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, नसीरुद्दीन शाह बोले मोदी राज में मुस्लिम हाशिए पर हरिद्वार धर्म संसद में नरसंहार की बातों से छिड़ सकता है गृह युद्ध। आप लोगों को बताते चले, अगर मुस्लिमों के नरसंहार की बातें होंगी तो भारत का मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, वह लड़ेगा। अगर कोई हमें कुचलना चाहेगा तो पलटवार करेंगे। हाँ, अगर ऐसा होगा हम ऐसा ही करेंगे। ये यहाँ पर बयान दिया है बॉलीवुड के एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने। और वहीं इसके साथ ही नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि मुस्लिम हाशिए पर है मोदी राज में और उन्हें बेकार बना दिया गया है। वे लोग मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के रास्ते पर हैं और ये हर क्षेत्र में लगातार हो रहा है। और वहीं हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार किए जाने की बातों पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि इससे भारत में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है बॉलीवुड के एक्टर नसीरुद्दीन शाह की तरफ से। एक और अपडेट बताते चले, बापू के लिए अपशब्द बोलने वाला कालीचरण हुआ फरार, तलाश में पुलिस। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करेगी ताबड़तोड़ छापेमारी। आप लोगों को बताते चले, खुद को धर्मगुरु कहने वाला कालीचरण भूमिगत हो गया है या फिर छत्तीसगढ़ से फरार हो गया है। रायपुर में हुई धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) और धारा 294 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब कालीचरण मुश्किल में यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रायपुर पुलिस कालीचरण की लगातार तलाश कर रही है, लेकिन बताया जाता है कि केस दर्ज होते ही वह भूमिगत हो गया है या फिर छत्तीसगढ़ छोड़ करके फरार हो गया है। कालीचरण की तलाश में अब रायपुर पुलिस महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दबिश देने के लिए रवाना हो चुकी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ढोंगी कालीचरण की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब हो चुका है वह फरार। एक और बड़ी खबर बताते चले, सीएम खट्टर ने मांगा है गृह मंत्रालय तो अनिल विज ने कहा मैं कैबिनेट ही छोड़ देता हूं। आप लोगों को बताते चले, हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के बाद से ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच ठन गई है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि उनके विभाग से शहरी स्थानीय निकायों के विभाग को यहां पर हटा दिया गया है। इससे पहले सीएम ने उनसे गृह मंत्रालय मांगा था, तब मैंने कहा कि इससे बेहतर तो मैं सभी विभागों से ही इस्तीफा दे दूं। और वहीं अनिल विज ने सीएम पर उनसे गृह विभाग से हटाने का अभियान जारी रखने का आरोप लगाया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर सीएम खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के बीच में यहां पर तकरार देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, हिम्मत है तो एनडीए सरकार से समर्थन वापस लें, जीतन राम मांझी। मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने एक बार फिर से ललकारा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने अपने स्तर से डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया, लेकिन वो विफल होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा कोटे से मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने मांझी की पार्टी को नसीहत देते हुए समर्थन वापस लेने की चुनौती दे दी है।
मांझी की पार्टी के 4 विधायकों की बदौलत सरकार नहीं चल रही है, ये यहाँ पर कहना है मंत्री का। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी की बदौलत ही एनडीए सरकार राज्य के अंदर चल रही है। और अगर समर्थन वापस ले लिया मांझी की पार्टी ने तो नीतीश सरकार का गिरना यहाँ पर तय है, क्योंकि नीतीश सरकार बहुत ही मामूली से बहुमत पर यहां पर चल रही है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सीजेआई एनवी रमन्ना बोले विचारों के साथ मिश्रित समाचार एक खतरनाक कॉकटेल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र सिर्फ निडर और स्वतंत्र प्रेस के साथ ही फल फूल सकता है। विचारों के साथ मिश्रित समाचार एक खतरनाक कॉकटेल है। सीजेआई ने पत्रकारों को समाचार में वैचारिक पूर्वाग्रहों की यहां पर प्रवृत्ति के खिलाफ आगाह भी किया है। इसके साथ ही सलाह दी है कि तथ्यात्मक रिपोर्टों को व्याख्याओं और विचारों से अलग रखना चाहिए। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि पत्रकार एक मायने में न्यायाधीशों की तरह होते हैं। आप जिस विचारधारा को मानते हैं और जिस विश्वास को आप प्रिय मानते हैं, उसके बावजूद आपको उनसे प्रभावित हुए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आपको पूरी और सटीक तस्वीर देने के लिए केवल तथ्यों की रिपोर्ट करनी चाहिए। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है सीजेआई एनवी रमन्ना की तरफ से। एक और बड़ी खबर बताते चलें, मुसलमानों के बाद हिंदुत्व ब्रिगेड के निशाने पर ईसाई। मोदी सरकार ने अपने एजेंडे के लिए एक और लक्ष्य बनाया है, पी चिदम्बरम का जोरदार हमला। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एफसीआरए के नवीकरण की अस्वीकृति पर ध्यान नहीं देने के लिए मोदी सरकार और मीडिया को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुसलमानों के बाद अब ईसाई हिंदुत्व ब्रिगेड के नए टारगेट हैं। चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि मुख्यधारा की मीडिया ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी से संबंधित गृह मंत्रालय की कार्रवाई की खबर को अपने पन्ने से ही हटा दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि यह दुखद और शर्मनाक है। कांग्रेस के नेता ने ट्विटर पर कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नवीनीकरण से इनकार भारत के गरीब और वंचित वर्गों के लिए जनसेवा कर रहे गैर सरकारी संगठनों पर सीधा हमला है। ये यहाँ पर पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और कहा है कि मुसलमानों के बाद अब यहां पर मोदी सरकार के निशाने पर ईसाई हैं। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, देश नहीं बिकने देंगे का नारा देने वाली बीजेपी का खेल हुआ है उजागर। फायदे वाली सरकारी कंपनियों को घाटे में बेच रही है ये सरकार। कांग्रेस का जोरदार हमला। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि देश नहीं बिकने देंगे का नारा देने वाली मोदी सरकार फायदे में चल रही देश के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को घाटे में बेच रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि जिस कंपनी के पास 1562 ऑर्डर बुक है उस कंपनी को बेचने की क्या जरूरत है। सरकार किस निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक एक करके सभी सरकारी संपत्तियों को बेचे डाल रही है केंद्र की मोदी सरकार, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी भड़की है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, जुमलों की सरकार है, झूठ ढोंग दिखावा अपार है, देश को अब झोला उठने का इंतजार है। चीन को लेकर के राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सैन्य गतिरोध के बावजूद भारत चीन व्यापार $100 अरब का आंकड़ा पार करने पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, जुमलों की सरकार है, झूठ ढोंग दिखावा अपार है, देश को अब झोला उठने का इंतजार है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, ड्रैगन से यहां पर लगातार व्यापार बढ़ाती ही जा रही है केंद्र की मोदी सरकार और 2021 में चीन से व्यापार $100 अरब पार हुआ है। और आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार ने कई ऐप्स को तो बैन कर दिया, लेकिन यहां पर व्यापार बढ़ता ही जा रहा है और चीनी सामानों का बहिष्कार भी बेकार है पूरी तरीके से। ये यहां पर राहुल गांधी ने खबर भी साझा की है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, झारखंड में नए साल से पहले मुख्यमंत्री सोरेन का गरीबों को तोहफा, 26 जनवरी से 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल। आप लोगों को बताते चले, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों के लिए पेट्रोल की कीमतों में कटौती करने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार नए फैसले के तहत इसकी कीमतों में 25 रुपए की कमी की जाएगी। यह आदेश 26 जनवरी से लागू होगा, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
ओवैसी का सवाल, नोटबंदी के बाद 180 करोड़ नगद कैसे मिले, सरकार पर साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चलें, कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से करीब 180 करोड़ नगद बरामद होने को लेकर के एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि नोटबंदी के बाद करोड़ों रुपए नगद आखिर कैसे मिले। उन्होंने पूछा है कि क्या नोटबंदी फेल हो गई है। इसके साथ ही ओवैसी ने आगे पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को अब स्वीकार करना चाहिए कि उनके दिमाग की उपज नोटबंदी पूरी तरह से विफल हो गई है और इसने छोटे उद्योगों और नौकरियों को नष्ट कर दिया है। ये यहां पर ओवैसी ने किया है जोरदार हमले। एक और अपडेट बताते चलें, भारत में चंद ही दिनों में बेहद तेजी से बढ़ेंगे कोविड के केस, ओमाइक्रॉन में भी आएगी तेजी, कैम्ब्रिज ट्रैकर का अनुमान। जी हां दोस्तों, चंद ही दिनों में भारत में कोविड-19 के केसों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और भारत कोरोना वायरस की एक और तेज लहर का सामना कर सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलेगी। यह अनुमान लगाया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जज बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर पॉल कटुमन ने। उनका कहना है कि 1.4 अरब आबादी वाले भारत में ओमाइक्रॉन की दस्तक के बाद से इसका खतरा तेज हुआ है और यहां पर जबरदस्त आंकड़े देखने को मिल सकते हैं देश के अंदर और बेहद तेजी से बढ़ेंगे कोविड के केस। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनबीडीवी के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।